Hello everyone. Once again I welcome you all to the learning of 12 business studies. My name is Pooja and for today's tutorial I will be explaining and dealing with formal and informal organization as an important element of organizing chapter. But do remember, as per latest effort of CBSE in context to the reduction in syllabus for the current session, concept of formal and informal organization is not the part of your current syllabus. But as we need to relate with its features, merits and limitations, so I will help you to relate with it but to in a very speedy way so that you can know the crux of it. But before giving a start to this, let us recapitulate what we had covered till date in organizing lesson and tutorial. I started with basic meaning of organizing as a function after planning of course, followed by its importance and steps involved in organizing process. So thereafter I covered organizational structure, its concept, types of organizational structure in relation with functional and divisional organizational structure. So let's get started for today. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिलेट करना विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को. व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure, which means that जो formal organizational structure है वो इसीलिए create किया जाता है and at the same time it is a deliberate effort by the top management to create formal organization because जो formal organization होगा वो systematic working को promote करेगा, कीपिंग इन माइंड कि उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं एंड उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा विदाउट मेकिंग वेस्टेज ऑफ इट. एंड द सेम टाइम ये भी ध्यान रखेगा कि जो भी सिस्टमैटिक अप्रोच है वर्किंग वो क्रिएट कर रहा है वो डेफिनेटली इसलिए क्रिएट कर रहा है बिकॉज दे हैव समथिंग टू अचीव दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो सकती है टू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज योर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नेसेसरी. दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, अपनी अपने रोल को ये काफ़ी जस्टिफाई करते हैं. बट एज अभी हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना इनिशिएट किया तो लेट अस रिलेट मोर विद इट नाउ. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ स्ट्रक्चर इट इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि हेल्प आउट करता है आपको जानने के लिए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब्स एंड द पोजीशन. एंड जितने भी जॉब्स और पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती हैं डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया जाता है, उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन किया जाता है सो दैट कोई भी कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड ना रहे एंड जिस भी इंसान को जो भी काम दिया जा रहा है वो सिस्टमैटिकली उस काम को अटेन करे. एंड जो भी एलोकेशन ऑफ वर्क या रिसोर्सेज होगा डेफिनेटली वो इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज जो होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है दे विल बी वर्किंग टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन. So formal organization is created by the management, it is designed by the management. So if you further talk about your formal organization, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब पोजीशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अथॉरिटी होती है, या अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी होती है, हर एक लेवल की वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली स्पेल आउट कर दी जाती है बिकॉज कोई भी ऐसा स्कोप नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से आप अपने काम को पूरा ना कर सको या सिस्टमैटिक वर्क को आप प्रमोट ना कर सको एंड दैट कुड बी अ फैक्टर जिसकी वजह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रियलाइज ना हो पाएँ. प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इट इज़ डेफिनेटली एंड डिलिबरेटली क्रिएटेड एंड डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट सो दैट जितने भी लोग एसोसिएटेड होते हैं किसी भी बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए वो साथ में मिलके काम कर सकें एंड दे कैन अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. एंड हर एक मेंबर जो प्रेजेंटेड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड ये टास्क जो होगा वो फॉर्मल रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा विच मीन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्लियरली स्टेट करेगा. एंड अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इट कुड बी योर फंक्शनल एंड डिविजनल विच मीन्स जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफकोर्स वो सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए. तो फंक्शनल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Now let us relate with the features of formal structure, formal organization.
सबसे पहला गिवन है दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे मैं इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस कर रही हूँ दैट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए। इट इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटेड and designed and planned by the deliberate effort of the management तो खुद अपने डिस्क्रिप्शन पे क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डू रिमेंबर फॉर्मल का मतलब क्या होता है, व्हेन वी स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स प्रोविजंस, इसीलिए हम फॉलो कर रहे होते हैं बिकॉज वी नीड टू अटेन समथिंग, उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही पर्पसली जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इट गिव्स मोर एम्फेसाइज टू वर्क देन टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करता है, एम्फेसाइज करता है आपके वर्क के ऊपर, आपके काम के ऊपर, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट ये बिलीव करती है दैट जो भी जॉब प्रोफाइल्स को क्रिएट किया जाता है या जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, इट ऑफकोर्स इट कैरीज योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको हायर किया जाता है उस काम को करने के लिए। सो इसीलिए जो वर्क रिलेटेड आपका डिस्कशंस होता है उसको तो ऑफकोर्स प्रमोट किया जाता है, बट जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है अमंग द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन, फॉर देयर ओन पर्सनल नीड, उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब एंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी। जैसे कि हमने बात करी कि एक ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ पीपल एंड एवरी ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू परफॉर्म समथिंग और द अदर इन द फॉर्म ऑफ द जॉब प्रोफाइल। तो किसी भी इंसान को कोई जॉब प्रोफाइल दी जाती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसको स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। सो ऑफकोर्स जो हर एक इंडिविजुअल होगा जो कि रिलेट करेगा विद अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास एक स्पेसिफिक टास्क होगा परफॉर्म करने के लिए, एंड ऑफकोर्स अ पर्सन वुड बी हैविंग द अथॉरिटी। एट द सेम टाइम उस अथॉरिटी के साथ सपोर्ट में फॉर श्योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। Continuation में given है various job positions and their interrelationships are clearly defined. This clarifies who is to report to whom, which means यहाँ पे superior subordinate relationship को काफ़ी ज़्यादा crystal clear रखा जाता है, बहुत क्लियर वे में डिफाइन कर दिया जाता है दैट हु इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सुपीरियर, हु विल बी द सबऑर्डिनेट, हु इज़ गोइंग टू हैव व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज द पर्सन हैज़ टू बेयर। सो इन सारी चीज़ों को पहले से ही क्लियरली बता दिया जाता है जिससे कोई कन्फ्यूजन आज सच नहीं होता है, एंड एग्जैक्टली एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल हैज़ द कंप्लीट नॉलेज कि उसको क्या काम करना है एंड फॉर what task the person is responsible. Next is it results into the creation of scalar chain. So आज हमने scalar chain को chapter number 2 principles of management में already cover किया हुआ है. So इसका crux क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. Scalar chain is basically a chain of command and communication जो कि help out करता है आपको एक systematic command को करने के लिए, communication को करने के लिए, which ranges from the highest level to the bottom level, which is your from top management to the middle and middle to the lower level management. Effort if different department are coordinated, interlinked and integrated. As you know कि जो business है वो collection of people होता है and every of the individual को जब कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है एंड इफ़ दे हैव समथिंग इन कॉमन तो स्पेसिफिक टास्क को या एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाता है इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और योर फाइनेंस डिपार्टमेंट और योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑल्दो वो डिफरेंट फॉर्म पे काम करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, अपने अपने एक्सपर्टाइज के लिए काम करते हैं, बट दे हैव अगेन समथिंग इन कॉमन बिकॉज कोई भी डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे से कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स होंगे वो रियलाइज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है स्कैलर चेन के ऊपर। Now let's cover the advantages of formal organization कि अगर एक formal organization create होती है, systematic approach follow होता है to carry out your task and the activities, तो उसका क्या benefit होता है एक firm को, उसको understand करते हैं। पहला है it helps in effective accomplishment of goals by clearing or clearly defining the job role of each employee. As I told you earlier कि जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन करता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है या व्हाट जॉब इज़ टू बी परफॉर्म बाय होम, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन पर्सन है जो किसको अकाउंटेबल है, किसके लिए आंसरेबल है, क्या क्या काम के लिए आंसरेबल है। जब ये सारी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर होती हैं, सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होती हैं, सो ऑफ कोर्स एज एन इंडिविजुअल यू क्लियरली नो, यू क्लियरली हैव एन आइडिया कि आपको क्या जॉब परफॉर्म करनी है। एंड अगर एक एक इंडिविजुअल को ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो पहले से पता हो, अपना रोल पता हो, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है काम करने के लिए एंड सिस्टमैटिक अप्रोच
होने की वजह से आपके जो गोल्स हैं वो टाइमली कंप्लीट होते हैं, ना सिर्फ टाइम पे बट आपकी कॉस्ट फैक्टर भी मिनिमाइज्ड होता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करता है दैट इज़ इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। सो इफ़ इन केस अगर कोई भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपने टास्क को पूरा नहीं करता या जस्टिफाई नहीं कर पाता है अपने वर्क को, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को बहुत ईजिली टैप कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया कि बाय मीन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज़ द जॉब दैट हैज़ टू बी परफॉर्म बाय यू, एंड ऑफ कोर्स हर एक एम्प्लॉय को चीज़ क्लियर की जाती है। सो इफ़ इन केस कोई भी ऐसा टास्क जो कि परफॉर्म नहीं होता है जिसकी वजह से गोल्स को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो बहुत ईजी हो जाता है उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना जिसकी वजह से काम नहीं हुआ होगा या कोई प्रॉब्लम एराइज हुई होगी या ऑब्स्टेकल्स के फॉर्म पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है। बिकॉज क्लियरली जब आपको पहले से पता होता है कि व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, तो उस प्रोफाइल को एक्चुअल में कौन क्रिएट करता है, टॉप मैनेजमेंट ओनली। सो ऑफकोर्स जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनको पहले से नॉलेज होती है कि व्हाट टास्क हैज़ बीन असाइन टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सोना और व्हाट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उस चीज़ को टैप करना बहुत ईजियर हो जाता है। Next we have there is no overlapping or duplication of work as work is systematically divided among various departments and individuals. So जब भी हम लोग formal organization की बात करते हैं, it definitely follows one of the greatest principle ever in the management, that is I'm talking about division of work. So division of work की वजह से क्या होता है कि जो पूरा organizational task या activities होती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टू स्मॉल कॉम्पैक्ट जॉब्स, और इसी स्मॉल कॉम्पैक्ट जॉब्स को हम हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि पर्सन की कैपेबिलिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, सो दैट हम लोग यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ करेंगे एंड प्रोडक्शन को ऑफकोर्स प्रमोट करेंगे ज़्यादा। सो बाई मीन ऑफ डूइंग दिस एवरीथिंग, जब चीज़ें ट्रैक पे रहेंगी, सिस्टमैटिक रहेंगी, तो डेफिनेटली जो ओवरलैपिंग होगा या अननेसेसरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी आप उसको अवॉइड करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, बिकॉज सबको पता होगा एग्जैक्टली कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का काम क्या है, तो वो जो काम होगा वो दूसरा बंदा नहीं कर रहा होगा, तो बाय मीन ऑफ द सिस्टमैटिक वे में हम अपने गोल्स को अटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एस्टैब्लिश्ड स्कैलर चेन। जैसे कि हमने फीचर में भी अभी कवर किया था कि स्कैलर चेन बेसिकली आपका चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन होता है, विच स्टार्ट्स और विच रेंजेस फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल, और योर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट योर ऑपरेशनल लेवल्स। सो किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे आप इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करवाओगे। सो दिस इज बेसिकली द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्कैलर चेन, एंड स्कैलर चेन इज अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल विच हैज बीन सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल, एंड वी पीपल हैव ड्यूली कवर्ड दिस इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ साथ एक और यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल के भी बारे में बात हुई है, जो कि अगेन आपको हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया है, इसको भी हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या सजेस्ट करता है, दैट कि यू शुड नॉट बी हैविंग डुअल बॉसेस ऑन योर हेड, बिकॉज यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर यू आर गोइंग टू हैव ओनली वन बॉस जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, कमांड देगा, एंड दैट टू आपको पहले से उसके बारे में नॉलेज है दैट आपको कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, कौन कमांड करेगा, यू आर अकाउंटेबल टू हुम, तो इसकी वजह से काफ़ी सिस्टमैटिक वे में अगेन आप काम करते हो, एंड डेफिनेटली एज एन एम्प्लॉय आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सुनने की ज़रूरत नहीं होगी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सो बाय मीन ऑफ दिस अगेन सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग को प्रमोट किया जा रहा है। Next we have it provides stability to the organization since the behavior of members can be fairly predicted, which means that stability offer करता है आपको ये formal organization in the way कि बहुत ज़्यादा stable होता है, because पहले से ही well defined structures को create कर दिया जाता है, everything is systematic, काफ़ी ज़्यादा norms को, provisions को, rules regulations को frame out कर दिया जाता है, and उसी के accordingly आपको काम करना होता है, तो काफ़ी stable kind of working environment आपको मिलता है by mean of your formal organization. So as everything has two sides, so of course हमने इसके positive aspects को relate कर लिया है. So now it's time to relate with the limitations of your formal organization. So सबसे पहले given है because of scalar chain, communication is generally slow, leading to delay in action. So delay in action काफ़ी ज़्यादा बड़ा problem है, because as you know कि जो business है उसमें decision making काफ़ी important and crucial role play करता है. But जब हम लोग formal communication की बात करते हैं तो of course वो delay
डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है. द रीज़न इज़ दैट एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड होती है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है वेन एवर यू हैव टू टेक अ डिसीजन. सो कीपिंग दिस इन माइंड हम यहाँ पे क्लियरली स्टेट कर सकते हैं बिकॉज स्केलर चेन एक चेन ऑफ कमांड ही है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं फ्रॉम योर टॉप लेवल टू द ऑपरेशनल लेवल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ योर हिरार्की. सो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीडी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू कंसल्ट many of the levels, many of the people, so as to decide something or the other. Next is it does not give importance to the social and psychological need of the employees. This may leads to demotivation, which means that कि motivation का मतलब क्या होता है जिसको आप boost up करते हो, demotivate का मतलब क्या होगा कि आप उस चीज़ को जब promote नहीं करते हो तो एक dissatisfaction generate होती है. So कैसे dissatisfaction generate हो रही है when we are talking about your formal organization, because जो formal organization है उसका जो entire focus होता है that is of course on the completion of the work, बिकॉज ये वर्क के रिलेटेड ही सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है. काम करने के लिए ये चीज़ डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है. बट जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की नीड की, तो एम्प्लॉय की नीड्स होती हैं दैट एज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करना चाहते हैं. दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप जिसके सेम इंटरेस्ट हो आपके जैसा. सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है बिकॉज बाय मीन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो एंटायर फोकस होता है दैट इज़ ऑन द वर्क एंड जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ होती है टू रिलेट विद समवन एज इन द फॉर्म ऑफ कलीग और योर फ्रेंड, आप उतना प्रैक्टिकल फॉर्म पे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट वी हैव it places more emphasis on structure and work and so it ignores human relation, creativity and talent. सो डेफिनेटली ये भी काफ़ी बड़ा लूप होल है दैट कि इग्नोर करता है ह्यूमन एलिमेंट को. सो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या क्रूशल मानता है अपने स्ट्रक्चर को और अपने काम को. सो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो भी ह्यूमन उनके साथ रिलेट करते हैं, वो उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो उस जॉब प्रोफाइल को इंपॉर्टेंस देते हैं जिसके ऊपर इंडिविजुअल बैठ के काम करता है और जिसके थ्रू उससे काम करवाया जाता है. तो एवरीथिंग is co-centric to your work. Now it's time to relate with your informal structure or your organization. So do remember जो भी negative aspect है आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर का वही पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा आपके इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी दैट कि ऑल्दो जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डेलिबरेटली क्रिएट तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करता ही है जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग एक्सपोजर से लोग आते हैं, साथ पे काम करते हैं टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. बट इसके साथ भी बहुत फ्रिक्वेंट नॉर्म पे देखा जाता है दैट इन एवरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफन कट across the official channels and form their own informal social groups and जिसकी वजह से informal organization create होता है. So we can say that कि जो informal organization है it is it is a network of social relations which emerge on its own due to its formal rules and relationship among people. So इसको रिलेट करते हैं क्या है यहाँ पे. इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स आर असाइन सर्टन जॉब्स. जैसे आपको पता है कि जब हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल्स आर हायर्ड सो एज टू फिल द वेकेंट पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द डेजिग्नेशन एंड उनको जो काम मिलता है वो जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली मिलता है. वाइल वर्किंग ऑन दिस जॉब पोजीशन द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो जैसे कि आप काम करने जाते हो ऑफिस में या किसी भी अदर एम्प्लॉयमेंट सोर्स में, तो आपकी जॉब के साथ साथ, आपकी जॉब पोजीशन के साथ साथ बाकी और भी लोग होते हैं जो किसी न किसी जॉब पोजीशंस को होल्ड करते हैं. सो इंडिविजुअल फॉर्म पे आप किसी न किसी से रिलेट कर पाते हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट फैक्टर हो, चाहे उसका बिहेवियर हो, चाहे उसका एटीट्यूड हो, वट एवर इट इज़, आपका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में रिलेट करता है. सो आप उससे रिलेट करने लग जाते हो, उससे इंटरेक्ट करने लग जाते हो एंड over and above the time you develop a friendly relationship with that person in the organization of course. So ये जो नेटवर्क होता है जो कि फ्रेंडली ग्रुप को प्रमोट करता है या नेटवर्क ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप को प्रमोट करता है, इट इज़ अनदर स्ट्रक्चर जो कि बहुत पॉपुलरली फॉर्म पे जाना जाता है एज और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड स्पॉन्टेनियसली विच मीन्स दैट कभी भी टॉप मैनेजमेंट इसको क्रिएट नहीं करता है, बट जहाँ जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो खुद क्रिएट होता चला जाएगा. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका इनफॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जहाँ जहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहीं वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. सो अगर जॉब पोजीशंस नहीं होंगी, साथ में लोग काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं होगा. सो अब अंडरस्टैंड कर दे द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. सबसे पहले गिवन है, इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिलिबरेट एफर्ट बाय द मैनेजमेंट. मैंने बार बार फोकस किया है, स्ट्रेस आउट किया है कि जब भी हम लोग फॉर्मल की बात करते हैं, इट इज़ डिलिबरेट एफर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पीपल और द मैनेजमेंट ऑफ कोर्स. बट जब भी हम लोग इनफॉर्मल की बात करते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट promoted or created by the deliberate effort of the management. Next is, the existence depends upon formal organization, which means कि जहाँ जहाँ पे formal organization created होता है, वहाँ पे automatically without any effort आपका जो informal organization होगा वो खुद ही create होना startup हो जाएगा. It does not follow any fixed path of authority or communication, which means that कि कोई भी एक strict kind of direction of flow of communication नहीं होगा, information नहीं होगा. As आपका social group या आपका friendly nature किसी भी department के किसी भी इंसान के साथ develop हो सकता है based upon your interaction, your interest factor, the common characteristics, वो चीज़ हो सकती है. So यहाँ पे जो flow of communication होगा या information होगा वो restrictive नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा था in case of your फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्कैलर चेन को प्रमोट किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव, देयर आर नो ऑफिशियली लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. सो एज कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है जो कि क्रिएट किया जा रहा है बाय द मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट टू द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि ऑफिशियल वे में क्लियर आउट किए जाएँ. सो इसीलिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से क्या चीज़ उठ कर आई है या कहाँ से किस चीज़ का सोर्स जनरेट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उसको टैप करना, उसको आइडेंटिफाई करना. नाउ लेट्स कवर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला गिवन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो स्कैलर चेन एंड सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन. डेफिनेटली जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो स्कैलर चेन को स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो किया जाता है. एंड आज नो कि जो स्कैलर चेन है वो एक रिजिड रूल्स या रिजिड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड आपका इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पैटर्न है. सो उसकी वजह से जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है या कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है. बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीडी होता है इन द केस ऑफ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे कोई भी एज सच रूल्स, रेगुलेशंस या एक नेटवर्क को हम फॉलो नहीं करते हैं सो एज टू कम्युनिकेट विद एनीवन. Next we have, it helps to fulfill the social needs of members and give them a sense of belongingness and motivation. जो आपका लूप होल था आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वही यहाँ पे बेनिफिट डिराइव हो रहा है कि जो यहाँ पे आपकी इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करते हो आप खुद, सो एज टू रिलेट विद देम. सो बाय मीन ऑफ दैट आपकी जो सोशल नीड्स होती हैं कि आप किसी के साथ रिलेट करो, किसी के साथ बात कर सको, सो वो चीज़ पूरी होती है. एंड यू गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड, दैट कि एक आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम करते हो, somebody is there to have an ear to listen कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या नहीं बोलना चाहते हो. सो दिस इज़ अगेन वेरी important एलिमेंट जब हम बात करते हैं ह्यूमन एसेंस की. Next we have, it helps the top manager to know the real feedback of employees. This information can be made useful to fulfill organizational objectives. So top level managers जो होते हैं of course वो जो भी rules, regulations, policies या norms को spell out करते हैं, अगर उनको इसका feedback चाहिए होता है तो of course feedback generate करने, that to true फीडबैक जनरेट करने के लिए अगर वो इस मोड को यूज़ करते हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है आपको जेन्युइन रिजल्ट्स को या रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए. सो जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड्स, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, and it arises to fulfill social and personal needs of individual which cannot be definitely satisfied by the mean of your formal organization. Now let's cover disadvantages of your informal organization. सबसे पहले given है, it may sometimes work against the interest of formal organization, spread rumors. Definitely जैसे मैं बार बार इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ that जो formal organization है that is डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वो डिज़ाइन करता है, क्रिएट करता है आपका मैनेजमेंट. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजमेंट होता है वो क्रिएट नहीं करता, वो डेवलप नहीं करता. बट दिस इज समथिंग जो कि स्पॉन्टेनियस वे में जहाँ जहाँ पे फॉर्मल होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक इनफॉर्मल बिहेवियर या कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना स्टार्टअप हो जाती है. बट दिस इज समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द norm or against the working pattern or idea behind the
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई रिजिड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को हम फॉलो नहीं करते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी इंसान किसी भी इंसान से बात कर सकता है कीपिंग इन माइंड कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, ऑफकोर्स अगर देर इज़ अ बैलेंस, देर इज़ अ जेल अप बिटवीन द टू पर्सन, तो ऑफकोर्स वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो बाई मीन ऑफ दिस क्या होता है कि बहुत बार रूमर्स या अननेसेसरी काइंड ऑफ चीज़ें जो होती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं बहुत ईजिली। एज ओरिजिन को डिपिक्ट करना या आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। So next we have, sometimes informal structure may oppose the policies and changes of management and then it becomes very difficult to implement them in the organization. So एक informal organization जब भी create होता है it is bound by customs, convention and culture. एंड सो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। सो अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करना या रेजिस्ट करना स्टार्टअप हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक वर्क बैलेंस। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का। And lastly, we have the third point, that is it may force the members to follow group norms. This may be harmful to the interest of the organization. So of course, जब भी हम लोग informal organization का part होते हैं या communication का part होते हैं या किसी group का part होते हैं, so we have a pressure of group norms. So in case of informal organization, people basically feel under pressure, जिसकी वजह से जो भी group norms उनको बोले जाते हैं या जो ग्रुप में रहने के लिए जो भी चीज़ एक्सेप्टेड होती हैं उनको वो करना पड़ता है। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इंटरेस्ट फैक्टर में ना हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। सो एक फॉर्मल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी यहाँ पे हैम्पर होता है। सो द क्रक्स इज़ कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है या आपका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ क्रिएटेड बाय द डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो दिस इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल। बिकॉज जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रमोट करती है पर्सनल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन अपने मेंबर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। इसीलिए वो सेटिस्फाई करती है जो फ्रेंडशिप या कंपेनियन नीड्स होती है किसी भी मेंबर के लिए। सो इसीलिए जहाँ जहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जहाँ जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपके लाइक हो या ना हो, इस चीज़ के लिए आप फेवर करते हो या ना करते हो, बट आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर डेफिनेटली क्रिएट होता रहेगा। सो दिस ट्यूटोरियल वॉज ऑल अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल organization. So as we people have done this completely, so that's all for today's tutorial. Thank you so much.